Dear student, welcome to my YouTube channel. Dear students, मैं स्पेक्ट्रोमेट्री में हमने आयोनाइजेशन टेक्निक्स स्टार्ट की थी, जिसमें हमने केमिकल आयोनाइजेशन भी पढ़ ली थी और फिर इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन भी। अब स्टार्ट करेंगे डिसॉर्प्शन टेक्निक्स। डिसॉर्प्शन नाम से पता चल जाता है कि हम जो हमारा एनालाइट है उसको सरफेस से हटा देंगे, उसको सरफेस से डिटैच कर देंगे, रिलीज करवा देंगे। एक्चुअली डिसॉर्प्शन टेक्निक्स में हम सॉल्यूट को मैट्रिक्स या सॉल्वेंट के साथ मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद सॉल्वेंट जो है उसको एवापोरेट करेंगे या मैट्रिक्स जो है जब वहां से सैंपल को डिटैच करवाते हैं तो उसको कहते हैं डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन में पहली टेक्निक है फील्ड डिसॉर्प्शन। फील्ड डिसॉर्प्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड देकर हमारे एनालाइट को डिसॉर्ब करवा देंगे, सरफेस से डिटैच करवा देंगे। ये भी एक सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक है। इसका मतलब है इसमें फ्रेगमेंटेशन कम होगी और इसमें मॉलिक्यूलर आयन पीक इंटेंस बनेगी, यानी हम इसको मॉलिक्यूलर आयन पीक जो मॉलिक्यूलर मैस या वेट निकालने के लिए यूज करते हैं। ये सॉलिड के लिए भी यूज हो सकती है, लिक्विड्स के लिए भी, और सॉलिड और लिक्विड को डायरेक्ट गैसियस आयन में चेंज कर देती है। यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो सॉलिड हैं या लिक्विड हैं जो जिनकी वोलेटिलिटी कम है, उनके लिए हम ये टेक्निक यूज करते हैं और सॉलिड या लिक्विड को डायरेक्ट गैसियस आयन में चेंज करते हैं। अब सॉलिड को यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले सरफेस पर अटैच करवाने के लिए उसको किसी सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना होता है, सोल्यूशन बनाना होता है, फिर उस सोल्यूशन को अप्लाई करते हैं, सॉल्वेंट एवेपोरेट हो जाता है और सॉलिड हमारा एनालाइट अटैच हो जाता है। लिक्विड्स को एज सच हम अप्लाई कर देते हैं सरफेस के ऊपर, जो एमिटर होता है हमारा, जो एनोड है, उसकी सरफेस पर अप्लाई कर देते हैं। अब फील्ड डिसॉर्प्शन में आयोनाइजेशन किस तरह से होती है? नंबर 1 फील्ड आयोनाइजेशन, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ज्यादा करते हैं, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज देते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है? जो हमारा सैंपल होता है करंट की वजह से आयोनाइज कर जाता है और ये मॉलिक्यूलर आयन पीक बन जाती है। नंबर 2 पे होता है कैटाइन अटैचमेंट, कि हमारा सैंपल जो है उसमें हाइड्रोजन आयन या मेटल आयन जो है वो ऐड हो जाए, जैसे मेटल प्लस हाइड्रोजन आयन, तो ये M+H यानी M+1 पीक मॉलिक्यूलर वेट में 1 का इंक्रीमेंट लग जाएगा। इसी तरह यहाँ पर मेटल प्लस सोडियम आयन भी आ सकते हैं, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर आयन पीक आएगी, जो हमारी पीक आएगी, उसमें M+23 पीक होगी वो वाली, यानी मॉलिक्यूलर मैस से 23 उसकी मैस टू चार्ज वैल्यू ज्यादा आ रही होगी क्योंकि उसके साथ सोडियम अटैच हो चुका है। इसी तरह एनाइन भी अटैच हो सकते हैं, जैसे क्लोराइड वगैरह है। इसके साथ साथ थर्मल आयोनाइजेशन है, जिसमें हम हीट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से हीट करना होता है और हीट से आयोनाइजेशन कर देते हैं, या फिर प्रोटॉन निकाल भी लेते हैं, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन। अब हम इसमें सैंपल लोडिंग कैसे करते हैं? पहला तरीका एमिटर डिपिंग है। एमिटर डिपिंग क्या है? एमिटर होता है हमारा एनोड। ये देखें, ये हमारा सॉलिड सब्सटेंस था जिसको हमने सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लिया और ये बन गया हमारे पास सॉल्यूशन। अब जो हमारे पास एनोड है, जो एमिटर है, जिसके ऊपर माइक्रो नीडल्स या शार्प ब्लेड्स मौजूद हैं, हम क्या करते हैं, इसको इस सॉल्यूशन में करते हैं डिप और फिर निकाल लेते हैं। डिप करने के बाद जब निकालते हैं तो उसके बाद इसको इलेक्ट्रिक करंट से हीट करते हैं, सॉल्वेंट एवेपोरेट हो जाता है और जो हमारा एनालाइट होता है वो इन नीडल्स के ऊपर एड्सॉर्ब कर जाता है, जिसको बाद में हमने डिसॉर्ब करवाना है, जिसके हमने आयन बनाने हैं। दूसरा तरीका है कि अगर जो सॉल्यूशन है काफी डाइल्यूट है या लिक्विड है, तो आप फिर सिरिंज टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। यानी उसमें क्या करेंगे, हम सिरिंज लेंगे और सिरिंज में जो है वो सैंपल को फिल कर लेंगे। ये हमारे पास सिरिंज है और ये यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, इसमें सैंपल खींच लेंगे यहाँ से, और उसके बाद हम सैंपल जो है इनके ऊपर इस तरह से डाल देंगे सिरिंज की मदद से। ये जो सिरिंज की नीडल है
इसकी हेल्प से इनके ऊपर। फिर इसको हम इलेक्ट्रिक करंट से हीट करेंगे, सॉल्वेंट वेपोरेट कर जाएगा और इसके ऊपर सल्यूट या एनालाइट डिसॉल्व कर जाएगा। अब ये प्रोसेस एक दफा नहीं करते, ये प्रोसेस रिपीटेडली करते हैं। यानी एक दफा ये ड्राई हो जाएगा, फिर दोबारा डिप करेंगे या सिरिंज से ऐड करेंगे, फिर ड्राई करेंगे, ताकि सफिशिएंट अमाउंट में जो हमारा एनालाइट है वो यहाँ पर अमीटर के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाए, अटैच हो जाए। नेक्स्ट है कि इसमें अरेंजमेंट क्या होगी। इसमें हमारे पास एक एनोड होगा और नंबर 2 पे एक कैथोड है। ये एनोड और कैथोड हैं। एनोड और कैथोड के दरमियान हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है और इसकी स्ट्रेंथ होती है 10⁷ to 10⁸ वोल्ट पर सेंटीमीटर। यानी इतना यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, इतनी फील्ड की स्ट्रेंथ देते हैं बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, यानी बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं। अब जो एनोड है, एनोड के ऊपर इस तरह से माइक्रो नीडल्स जो कि कार्बन की बनी होती हैं, ये माइक्रो नीडल्स जो हैं ये अटैच, ये ग्रो करवाई गई होती हैं। ये माइक्रो नीडल्स भी हो सकती हैं जिनकी सिंगल टिप्स हो, या फिर ये ब्लेड्स हो सकते हैं शार्प, या फिर वायर्स की शक्ल में भी हो सकती हैं। यानी ये जैसे सिंगल टिप्स हैं इस तरह से भी हो सकती हैं। इनका मकसद होता है कि आपने हाई फील्ड जो है वो स्ट्रेंथ यहाँ तक पहुंचाना होता है। हाई फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमें ये शार्प नीडल्स चाहिए होती हैं, माइक्रो नीडल्स चाहिए होती हैं, या ये जो हमें सिंगल टिप्स वाली नीडल चाहिए होती हैं। इसी तरह शार्प ब्लेड्स और थिन वायर्स भी यूज कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास माइक्रो नीडल्स हैं ये ग्रेफाइट या कार्बन की बनी होती हैं। इन को ग्रो कैसे करवाते हैं, एक्टिवेशन कैसे करते हैं इन माइक्रो नीडल्स की। एक तो है हाई टेम्परेचर से, कि हम दोनों इलेक्ट्रोड के दरमियान हाई जो है, ये खास तौर पर एनोड पर हाई फील्ड स्ट्रेंथ देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से इनकी ये एक्टिव हो जाती है, इनकी ग्रोथ तेज हो जाती है और 8 से 12 घंटे में ही नीडल्स ग्रो कर जाती हैं। ये यूज करते हैं हम हाई टेम्परेचर कार्बन नीडल्स ग्रो करवाने के लिए। इसके बाद है हाई रेट एक्टिवेशन। हाई रेट एक्टिवेशन में हम हाई टेम्परेचर देते हैं इसको, और हाई टेम्परेचर जो है, हाई टेम्परेचर भी एक दफा फिर हमने इलेक्ट्रोड्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा करके करना है। और ये हाई रेट जो है ग्रोथ या एक्टिवेशन आयरन, निकल या कोबाल्ट नीडल्स के लिए करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल डेपोजिशन है, और इलेक्ट्रोकेमिकल डेपोजिशन में हम निकल और कोबाल्ट के डेंड्राइट्स या उनकी वायर्स जो हैं वो ग्रो करवाते हैं। अब ये हमारे पास माइक्रो नीडल्स हैं जिनके ऊपर सैंपल जो है वो एड्सॉर्ब हो चुका है यहाँ पर। अब हम जब इसको हाई फील्ड स्ट्रेंथ देंगे तो ये जो सैंपल है, ये वाला सैंपल हाई फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से एक तो पहले तो डिटैच होगा, और डिटैच होने के बाद यहाँ पर वो आयोनाइज कर जाएगा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ से ही आयोनाइज कर जाएगा और ये हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन पीक बन जाएगी, या फिर यहाँ पर उसके साथ कैटाइन अटैचमेंट भी हो सकती है, जैसे वो प्रोटॉन ले लें और क्वासी मॉलिक्यूलर आयन पीक बना दे, जिसको हम M+1 पीक कहते हैं। तो इस तरह से इसके मॉलिक्यूलर आयन बन जाएंगे। इन मॉलिक्यूलर आयन को फिर हम फर्दर भेज देंगे मैस स्पेक्ट्रोमीटर में, जहां पर वही पार्ट्स हैं, एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन के बाद डिफ्लेक्शन है, और फिर डिटेक्टर, एम्पलीफायर और लास्ट में रिकॉर्डर है। सिर्फ यहाँ पर डिसॉर्प्शन में हमने सैंपल को यहाँ से डिसॉर्ब करवाना है, इसकी सरफेस से डीटैच करवाना है। ये जो माइक्रो नीडल्स हैं ये हाई फील्ड स्ट्रेंथ के लिए यूज करते हैं, ताकि यहाँ तक हाई फील्ड स्ट्रेंथ हो, करंट की इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा यहाँ पर हो। तो करंट की इंटेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ही सैंपल जो है वो आयोनाइज कर जाता है। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, फील्ड डिसॉर्प्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मालदी। थैंक यू वेरी मच।